Circular flow of income and expenditure. Page number 11. First question is, what is circular flow of income and expenditure? Circular flow and circular motion. Simple. if मेरे पास से पैसे अगर किसी दूसरे के पास जाए, राइट, और दूसरे के पास से वापस मेरे पास से जाए, इसको सर्कुलर फ्लो बोला जाता है. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द प्रोसेस whereby the national income and national expenditure of an economy flow, underline करो, in a circular manner. वो भी continuously throughout the time. To explain the circular flow, हमने 4 हिस्सों में इकोनॉमी को 4 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया. जो सबसे पहला सेक्टर है ना, तो तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद में बिजनेस सेक्टर, फिर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर. पूरा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी. बराबर. अब पहले देखो, 2 सेक्टर मॉडल में खाली 2 जन, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म. 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट. लेकिन अगर 4 सेक्टर मॉडल की बात करें तो उसके अंदर हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर. वी नो दैट इकोनॉमी एक इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड सिस्टम है, जिसमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन 3 एक्टिविटी होती है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर के साथ में एक्सचेंज करेगा और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा. 3 एक्टिविटीज. टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज, पीपल मेक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे पैसे यूज होते हैं, वहाँ पे पैसे का मेन मकसद, जो पर्पज है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का होता है. राइट. तो कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज से होता है. नाउ these economic transactions generate 2 kinds of flow, एक रियल फ्लो और एक दूसरा मनी फ्लो. रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मनी फ्लो में सिर्फ मनी इन्वॉल्व है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं. बट रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, और वो भी सर्कुलेशन. रियल फ्लो में क्या आता है? 2 चीजें, एक फैक्टर फ्लो और एक प्रोडक्ट फ्लो. फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ जाता है? अंडरलाइन करो, हाउस होल्ड से फॉर्म. हाउस होल्ड यानी हम जैसे लोग, राइट, वो फॉर्म्स यानी प्रोडक्शन पर, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ जाता है, ऐसा मान. लेकिन जो प्रोडक्ट फ्लो है यानी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, वो फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ आता है. और ये फ्लो आप ये डायग्राम में देख सकते हो. इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके ओनर्स कौन है? हाउस होल्ड उसके ओनर्स है. हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक है, और जो कंज्यूमर्स है वो हाउस होल्ड से आते हैं. तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? पहले सबसे पहले फॉर्म के अंदर काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे ना. तो काम करने के लिए अपने फैक्टर की सर्विस किसको देते हैं? फॉर्म्स को देते हैं. और फॉर्म इसके सामने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं. राइट. ये बात हुई तुम्हारे रियल फ्लो की. तो आप देख सकते हो, एक इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और दूसरा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. ओके. अब नेक्स्ट मनी फ्लो. मनी फ्लो और एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन करो, एक्सपेंडिचर फ्लो और इनकम फ्लो. अब जो एक्सपेंडिचर फ्लो है उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर. एक तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जाएगा, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाया जाएगा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? पैसे मांगेंगे, बराबर. तो उनकी तरफ किया जाने वाला एक्सपेंडिचर यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया जाने वाला पेमेंट, वो पहला एक्सपेंडिचर हुआ. और दूसरा एक्सपेंडिचर कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करेगा, वो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो हाउस होल्ड खर्च करेंगे वो. तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर हुए. पहला एक्सपेंडिचर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फॉर्म देती है, वो एक्सपेंडिचर. और दूसरा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
से मिलने वाला जो पैसा है वो किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करेंगे वो। अब जो इनकम फ्लो है वो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है। हाउस होल्ड ने पैसा दिया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के लिए, लेकिन फर्म के लिए वही चीज इनकम हो गई। और सेम वैसा ही फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा दिया हाउस होल्ड को, लेकिन हाउस होल्ड के लिए वही क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे फैक्टर की सर्विस कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बोथ इनकम फ्लो एंड एक्सपेंडिचर फ्लो मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम में मनी फ्लो में बताया जाएगा, हाउस होल्ड्स यानी फैक्टर के ऑनर्स या फिर कंज्यूमर्स, और फर्म्स यानी फैक्टर के यूजर्स या तो उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर देखो, ऊपर लेफ्ट से राइट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में लेफ्ट से राइट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, लेकिन पेमेंट राइट से लेफ्ट में आता है ऊपर वाले एरो के अंदर। देखो डॉटेड लाइन है ना, वो ये लाइन के अंदर, ये लाइन के अंदर आपको देखा, ये क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ पेमेंट आता है, मतलब रियल फ्लो जिस डायरेक्शन में गया उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो आया। तो therefore the whole economic system can be viewed as circular flow of income and expenditure. The magnitude of these flows determine the size of national income. अब मैग्नीट्यूड यानी लेवल, कितनी बार ये चीजें होती है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है और कितनी डेवलप्ड नहीं है, और या तो तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अगर ये सर्कुलेशन धीमा है तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, लेकिन ये सर्कुलेशन अगर फास्ट है तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए इसको मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ऐसा माना जाता है। अब टू सेक्टर मॉडल, जो टू सेक्टर मॉडल में तुम स्टडी करोगे, थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर टू सेक्टर का वही चीज कंटिन्यू करना है, फोर सेक्टर में थ्री सेक्टर का कंटिन्यू करना है, राइट। तो एक एक सेक्टर को ऐड करते जाना है उसके अंदर। अब देखो पहले टू सेक्टर मॉडल, जिसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो प्राइवेट सेक्टर और क्लोज्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं। चार सेक्टर, फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, चार सेक्टर, इसमें से दो नहीं है, बराबर। दो नहीं है इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं है और फॉरेन ट्रेड नहीं है। फॉरेन ट्रेड का ना होना इसका मतलब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने देता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने देता मतलब मेरे कंट्री के दरवाजे बंद है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया। तो गवर्नमेंट ना हो तो प्राइवेट इकोनॉमी, और अगर फॉरेन सेक्टर ना हो तो क्लोज्ड इकोनॉमी, इसलिए इसको प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी बोला गया। नाउ डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व्स household and business firms. It represents a private closed economy without any government and foreign sector. This model provides simple understanding of circular flow. लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, अंडरलाइन करो, ये अनरियलिस्टिक मॉडल है, क्योंकि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर गवर्नमेंट ना हो, और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता हो। Now, in two sector of economy, the economic transactions generates two kinds of flow. पहला रियल फ्लो, इट इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आगे भी देखा आपने, गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मनी फ्लो में एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर कौन सी, फैक्टर का पेमेंट करना पड़ेगा, सीधी बात, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जबकि फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम हाउस होल्ड रिसीव करेगा और फैक्टर पेमेंट, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट कंपनी यानी फर्म से रिसीव करेगी। अब हाउस होल्ड के फीचर्स, इसमें से एमसीक्यू आएगा। हाउस होल्ड को अपने ऑनर्स बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक। इसकी इनकम कौन कौन सी, तो वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये कंज्यूमर्स है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस किया, और ये अपने इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं। यानी सेविंग्स कौन करेगा, कंज्यूमर सेविंग करते हैं। कंज्यूमर की टेंडेंसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करते हैं,
ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है कि तुम्हारी अगर इनकम बढ़ेगी भी ना तो पूरी इनकम तुम स्पेंड नहीं कर दोगे, तुम्हारी टेंडेंसी क्या होगी उस इनकम में से पैसा बचाए। अब बात करें फीचर्स ऑफ बिजनेस फर्म की, तो बिजनेस फर्म रिसोर्सेज के ऑनर नहीं है। हायर एंड यूज द फैक्टर, हायर में HIGHER नहीं है, HIRE है। हायर यानी भाड़े पे लेना, HIRE। हायर एंड यूज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये क्या करेंगे, भाड़े पे लेते हैं और उसके बाद में उसको यूज करेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह से फर्म के अंदर। नाउ दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, ये प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट दे डू नॉट सेव, ये सेविंग्स नहीं करते, ये सेविंग्स नहीं करते, यानी याद रखो कि देयर इज नो कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग यानी कंपनी की तरफ से कोई सेविंग नहीं होता है, बराबर नहीं। तो चार तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में अपने ये देखें, ये सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल में देखो, दोनों सामने वाले डायग्राम को खाली कंबाइन किया है। पहले ऊपर वाला डायग्राम है, फिर उसके अंदर जो है ना वो नीचे वाला डायग्राम है। The household as represented by rectangle label household, जहाँ पे हाउसहोल्ड लिखा है वो हाउसहोल्ड है ऐसा बोला है, और जहाँ फॉर्म्स लिखा है वो फॉर्म्स है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म्स डिवाइड्स द डायग्राम इनटू टू पार्ट्स, बीच में एक लाइन दिखी, ये लाइन दोनों को डिवाइड करती है, हाउसहोल्ड को और फॉर्म्स को। अरे सॉरी, दो ऊपर के लेवल, दो ऊपर के सर्कुलर फ्लो को, नीचे के सर्कुलर फ्लो को, बराबर। ऊपर का जो फ्लो है ना वो प्रोड्यूसर्स फ्लो बोलेगी, और नीचे का जो है ना वो कंज्यूमर्स फ्लो बोलेंगे। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ऊपर प्रोड्यूसर, नीचे कंज्यूमर्स। अब देखो फैक्टर मार्केट, पहला फैक्टर मार्केट अपर हाफ यानी ऊपर का, द कंटिन्यूअस एरो यानी ऊपर वाला एरो, कंटिन्यूअस यानी ऊपर वाला जो एरो है वो आपको क्या बता रहा है कि हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करते हैं, हाउस होल्ड से फॉर्म्स की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करते हैं, राइट। और देखो ये हाउस होल्ड है, हाँ, और ये फॉर्म्स है, यहाँ से यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करते हैं, बराबर। और जो उसके नीचे डॉटेड लाइन, वो डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि सामने फॉर्म्स इनको पैसे देती है, फैक्टर का पेमेंट यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो सीधा है ना वो रियल फ्लो डायरेक्ट होगा, डॉटेड लाइन है ना वो मनी फ्लो, सीधा है वो रियल डायरेक्ट, और जो इसके बाद में ये राइट से लेफ्ट की तरफ डॉटेड लाइन में आता है वो तुम्हारा मनी फ्लो, बराबर। और मनी फ्लो में क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चार चीजें। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको कि जो मनी फ्लो और रियल फ्लो है ना वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर ना, अपोजिट डायरेक्शन में। एक फ्लो लेफ्ट से राइट जाता है और दूसरा फ्लो राइट से लेफ्ट। अगर किसी ने डायग्राम भूल जाए कोई और उसको ऐसा लगे कि हाउस होल्ड की जगह पे उसने गलती से फॉर्म लिख दिया और फॉर्म की जगह हाउस होल्ड, तो डायग्राम रिवर्स हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। अपने इसलिए कोई भी जगह मेंशन नहीं करते कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट है, वो तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, बराबर। आपको ऐसा लिखना नहीं है कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये तो अपने समझ लेना है कि कहाँ से कहाँ खुल जाता है, तो कोई उल्टा करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ना प्रोडक्ट और कॉमोडिटी मार्केट यानी लोअर हाफ, द कंटिन्यूअस एरो शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूअस एरो छेक नीचे वाला फ्लो, छेक नीचे वाला, बराबर है, वो राइट से लेफ्ट साइड के ऊपर जाता है, यानी फॉर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उसके सामने हाउस होल्ड फॉर्म को जो डॉटेड लाइन है ना वो पेमेंट दे रहे हैं, बराबर। और ये जो नीचे वाली डायरेक्ट लाइन है, सीधी लाइन, उनको क्या बोलेंगे अपने, जो डायरेक्ट है उसको अपने रियल फ्लो बोलेंगे, और जो डॉटेड लाइन है इसको अपने मनी फ्लो बोलेंगे। अब ये प्रोडक्ट और कॉमोडिटी मार्केट हमने लिखा, तो इसके अंदर कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो द डैश एरो शोज द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म, दिस इज मनी फ्लो,
इट इज द पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये पेमेंट कौन किसको करेगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो है वो पेमेंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्म्स को, राइट। अब ये दोनों फ्लो भी कौन सी जगह पे? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मतलब एक अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है और जो पेमेंट का फ्लो है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और ये दोनों फ्लो इक्वल होने चाहिए और पूरा सर्कुलर फ्लो इक्वल हो। यानी अगर समझो कि पेमेंट जो फॉर्म ने दिया उसी पेमेंट में से हाउस होल्ड क्या करेंगे? खर्च भी करेंगे, ये दोनों फ्लो इक्वल हो जाएंगे ना। टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट मार्केट। इन और सिंप्लीफाइड टू सेक्टर मॉडल हमने क्या एज्यूम किया कि सेविंग्स करता है, लेकिन कौन करता है? सिर्फ हाउस होल्ड। सिर्फ हाउस होल्ड की तरफ से सेविंग्स होता है, बाकी कोई सेविंग करता है? फर्म सेविंग नहीं करती है। और एक फाइनेंशियल सेक्टर होता है। ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, FI, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं समझना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिमिटेड मीनिंग है, इंटरमीडिएट्स का ब्रॉड मीनिंग है, इसलिए सेकंड वेल लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब आगे इसका। फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम हाउस होल्ड्स, दैट इज कलेक्ट सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स। फाइनेंशियल सेक्टर सेविंग्स कलेक्ट करेगा, बराबर, और उसके बाद में वो इन्वेस्ट करेगा लोन्स या तो एडवांसेस दे के बिजनेस सेक्टर के अंदर। अब सर्कुलर फ्लो उसको अगर अपने देखें तो यहाँ सिर्फ डायग्राम में चेंजेस देख लो। पहले नेक्स्ट पेज देखो, सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं, खाली बीच में एक जो एरो थी ना, उस एरो में हाउस होल्ड से बीच में एक सेक्टर बना दिया तुमने, बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का। तो हम हाउस होल्ड जो सेविंग्स है वो बैंक या तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के पास जाएगी, और उसके बाद में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट उसके सामने आई यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज ये पूरा सेक्टर सेम टू सेम है, खाली ये चेंज आएगा। अब पहले इसको पढ़ ले आगे, पेज वापिस टर्न करो। In the given figure, the financial sector is shown by label banks and financial intermediaries. The arrow S इसका मतलब savings, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाता है यानी डिपॉजिट्स वो। और एरो आई जो है वो शो करता है कि फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड जो फर्म को जाता है। व्हेन फाइनेंशियल सेक्टर इज इंक्लूडेड, तो इनकम जो है ना हाउस होल्ड की वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, समझना, अंडरलाइन करो इसको, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पहला जो हिस्सा है ना उसके अंदर क्या आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हिस्सा जो है वो तुम्हारा सेविंग्स। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक सेविंग्स, बराबर। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सीधा किसके पास जाएगा? फर्म के पास जाएगा, वो लास्ट में देखो। देखो तुमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सेविंग्स तो तुमने बैंक में डाल दिया, बाकी जो कंजम्पशन का पैसा तुमने रखा है वो फर्म को देंगे ना, क्योंकि उनके पास से गुड्स एंड सर्विस सबको खरीदनी है इसलिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये, सेविंग फाइनेंशियल सेक्टर के पास जाएगा वो तो हमने देखा। therefore money income generated by the firms flow back to the firms again and then paid to the household in the form of factor payments। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम है वो दो है। देखो इनकम के दो हिस्से, कंजम्पशन और सेविंग्स, बराबर, और एक्सपेंडिचर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन कंजम्पशन तो दोनों में सेम होगा, निकल गया, तो इसका मतलब S इज इक्वल टू I हो गया, यानी जितना सेविंग्स होता है उतना इन्वेस्टमेंट होता है। तुम सेविंग्स करोगे उसी में से इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा, बराबर। ध्यान दो, दो साइड है, मैं तुमको समझाऊं इसको। C प्लस S ये तुम्हारी क्या इनकम है, C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग ये तुम्हारी इनकम, और C प्लस I ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। इसमें से
सी और सी कॉमन है तो दोनों को मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो बचा क्या, एस इज इक्वल टू आई, यानी जितना सेविंग्स है उतना क्या हो गया तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। ये याद रखना, एस इज इक्वल टू आई, ये सपोजिशन के ऊपर है, पूरी पूरी थियरी इसके ऊपर जज की गई है। अब यहाँ पे हम जो सेविंग्स है ना उसको क्या मानते हैं, सेविंग्स मैंने किस में से निकाला, जो पैसा मैं कंज्यूम करने वाला था उसमें से मैंने सेविंग से निकाल लिया, उसका पैसा मैंने हटा दिया, मतलब जो पैसा सर्कुलर फ्लो में जाने वाला था उसमें से मैंने सेविंग्स को हटा दिया। अगर मैंने सेविंग्स को हटा दिया तो मैंने सर्कुलर फ्लो में से विड्रॉल कर लिया, तो सेविंग्स को हम विड्रॉल मानते हैं। लिखा है नीचे देखो लास्ट लाइन में, सेविंग्स को हम क्या मानते हैं, विड्रॉल मानते हैं। और जो पैसा फॉर्म ने इन्वेस्ट किया वो फॉर्म के पास था नहीं, लेकिन फॉर्म के पास आया पैसा, अब जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा सर्कुलर फ्लो में घुसेगा। अब पैसा सर्कुलर फ्लो में घुसा तो इसको इंजेक्शन बोला जाता है। तो हम आई और एस को क्या मानेंगे, आई को इंजेक्शन मानेंगे, एस को विड्रॉल मानेंगे। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो आई इज इक्वल टू एस हो जाता है, क्योंकि जितना विड्रॉल निकाल कंज्यूमर उतना सेविंग सॉरी उतना इन्वेस्टमेंट या तो इंजेक्शन भी हो जाता है। वरना ये अब ये तुम्हारा टू सेक्टर मॉडल हर तरह से कंप्लीट। अब नेक्स्ट थ्री सेक्टर मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी है, यानी एक सेक्टर और ऐड किया है, गवर्नमेंट सेक्टर हमने, यानी दो तो थे अभी तक, अब गवर्नमेंट बीच में इंक्लूड हुई। इन थ्री सेक्टर मॉडल वी इंक्लूड हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। द थ्री सेक्टर मॉडल लुक्स मोर रियलिस्टिक, क्योंकि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होता हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। गवर्नमेंट आजकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अंडरलाइन करना, ये गवर्नमेंट का रोल कब से इंक्रीज हुआ है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका रोल इंक्रीज हुआ है। द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, द इकोनॉमिक transactions take place between households, business firms and government. These economic transactions generate two kinds of flow. इसमें दो तरह की इनकम्स आती है। Now see, पहले इसके अंदर भी तुम्हारे दो फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसका फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आएगा, जबकि मनी फ्लो के अंदर एक्सपेंडिचर और इनकम का फ्लो। अब पहला फेज यहाँ ध्यान देना बराबर से, थ्री सेक्टर मॉडल मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पहले हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन फैक्टर मार्केट, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे ये तो पता है फर्म्स को, इसको रियल फ्लो बोलेंगे, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक अनदर फ्लो क्रिएट होता है। द फर्म मेक द फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया इसकी वजह से। दिस इज मनी। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन प्रोडक्ट मार्केट, द फर्म्स प्रोड्यूस एंड सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स, ये रियल फ्लो है। इट कॉजेज अनदर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा फ्लो। ये फ्लो कौन सा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाने वाला खर्चा, और ये मनी फ्लो है, ये तो हम जानते हैं। ये आगे जो किया वही वापस रिपीट हुआ। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अब गवर्नमेंट के साथ कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, व्हेन गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड वी मस्ट कंसीडर इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, उसको फिस्कल पॉलिसी, उसकी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट अपने इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ से लाएगी कैसे करेगी उसकी पॉलिसी जो बना उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। ऑन द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो अब देखो टैक्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाएगी तो वो विड्रॉल होगा, क्योंकि तुम्हारे सर्कुलर फ्लो में से वो पैसा निकल जाएगा। तुम जो पैसा कंज्यूम करने वाले थे उस पैसे में से ये टैक्स का पैसा निकल जाएगा, तो टैक्स को हम क्या मानेंगे, लीकेजेस मानेंगे। टैक्सेस आर विड्रॉल या तो लीकेजेस। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस किस पे जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल्स पे जाता है, यानी फर्म्स के ऊपर, जो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम को कम करेगा।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तुम्हारा कम हो जाएगा और सेविंग्स भी तुम्हारा कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने टैक्स में पैसा भरा तो इतना पैसा तुम्हारे हाथ में कम रहेगा। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं सिर्फ टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट उसके सामने खर्चा भी करती है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसको अपने क्या मानेंगे, इंजेक्शन मानेंगे। और इंजेक्शन किसको, टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स विल इंक्रीज व्हेन गवर्नमेंट परचेज फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। यानी जब गवर्नमेंट हाउस होल्ड के पास से या तो गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड की सर्विस लेती है, कैसे, हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट को वो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं इसलिए, और गुड्स एंड सर्विस फर्म के पास से खरीदा जाएगा। नाउ ट्रांसफर पेमेंट, ये थोड़ा अलग है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब पहले समझो। ट्रांसफर पेमेंट तुमको सम्स के अंदर आएगा, बराबर। ये सम्स के अंदर जब आएगा, इसी के सम्स के अंदर, तो ये सम्स के अंदर अपने देखेंगे ट्रांसफर पेमेंट यानी वैसा पेमेंट है जिसके सामने तुमको कोई काम नहीं करना है पर तुमको पैसा मिलता है। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर मिलने वाला पैसा, जैसे कि इंसान बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको दिया जाता है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। इंसान नौकरी से रिटायर हो चुका है उसको पेंशन दिया गया, वो ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट हमेशा यूनिलेटरल यानी वन साइडेड होते हैं, तुम काम कुछ करते नहीं लेकिन उसके सामने तुमको पेमेंट मिलता है, समझे। ये ट्रांसफर पेमेंट हुआ। ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट आर द इंजेक्शन, इससे पैसा आएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करेगी तो इसके सामने पैसा आएगा। दे इंक्रीज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे मैंने बताया, अंडरलाइन करो। ट्रांसफर पेमेंट में क्या क्या आएगा, एक तो ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल को ये पैसा देती है, गवर्नमेंट फॉर्म्स को भी पैसा देती है, उसका फॉर्म है सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड करे तो उसको फॉर्म को उसके कारण राहत मिलती है। फॉर्म दो तरह के टैक्सेस पे करती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेगी और डायरेक्ट टैक्स भी पे करेगी, ये आगे देखेंगे। तो अब देखो ये ट्रांजेक्शन थ्री सेक्टर का डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट देखिए आप इसमें, पहले बाकी का तो सब सेम है। हाउस होल्ड, फर्म, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऊपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद में फैक्टर पेमेंट, ये सब तो सेम है। फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब आता है। अब वेजेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, उसके बारे में अपने बात करें। इसमें तुम ये देख सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से कैसे पैसा जाता है। या देखो, हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, राइट, ये। और उसके सामने गवर्नमेंट इनको क्या, वेजेस, सैलरी, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से यहाँ से फर्म से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों किसकी तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, और उसके सामने गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट इनसे गुड्स या तो सर्विस को परचेज करेगी। ये सर्कुलर नहीं है फ्लो, अपने तो दिमाग में ऐसा जाता नहीं तो भारत अटक गया, आगे तो गया नहीं। पर ये भी एक तरह से सर्कुलर फ्लो इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो एक जगह से पैसा गया और दूसरी जगह पैसा आ गया, एक जगह से पैसा गया और दूसरी जगह पैसा आ गया, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो के अंदर इंक्लूड अपने करेंगे, बराबर। इसको ऊपर की जगह कोई नीचे रख देने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा, है? तो ये तुम्हारा गवर्नमेंट का सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड किया आपने, इसके बाद में क्या फ्लो होता है वो देखा। देखो टैक्सेस कौन पे करता है, हाउस होल्ड अपने इनकम के अंदर से, और वो भी गवर्नमेंट को जाता है पैसा। याद रखो हाउस होल्ड सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे करेगा, लेकिन जो फॉर्म्स है ना वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे करेंगे, क्योंकि आपके पास से जो जीएसटी का पैसा वसूल किया जाता है वो कौन रिसीव करेगा, सीधा गवर्नमेंट रिसीव करेगा और वो फॉर्म पे करेगी, बराबर। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता है और जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स आता है। नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट, जिसको अपने जी बोलते हैं। Government spends a part of its tax revenue on wages, salaries, and transfer payment to the households.
The government spends a part of its tax revenue on purchase of goods and services from the firms and also pays subsidies. ये तो आगे भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ना सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगी, लेकिन उस टैक्स में से जो पैसा आता है उस पैसे से वो अपने लिए यानी गवर्नमेंट लोगों के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है वो फर्म्स के पास से खरीदेगी और उसका पेमेंट देगी। साथ में कई फर्म्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो ये सब्सिडी का पैसा भी उसी टैक्स में से जाता है। इसी तरह से हाउस होल्ड को भी जो पैसा मिलता है वो कैसे मिलता है, हाउस होल्ड के पास जो उनको पेमेंट दिया जाता है सैलरीज का, वेजेस का गवर्नमेंट की तरफ से, वो या तो हाउस होल्ड को कई बार फ्री में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, उसके अंदर भी गवर्नमेंट वो सब प्रोवाइड करता है। अब कंक्लूजन, जब गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड किया जाता है टू सेक्टर मॉडल के अंदर, तो वो टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉरी द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो में इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ध्यान देना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, जी और टी याद रखो, जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर और टी यानी टैक्स। अगर जी इज इक्वल टू टैक्स हुआ ना तो साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो सेम रहेगा, लेकिन जी ग्रेटर देन टी हुआ यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी टैक्स की इनकम से ज्यादा हुआ, जी इज ग्रेटर देन टी हुआ तो राइज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है उसके सामने टैक्स कम चार्ज कर रही है, तो इसका मतलब सर्कुलर फ्लो में पैसा ज्यादा आएगा तो राइज होगा। और अगर सरप्लस बजट पॉलिसी, याद रखना ये तीन चीजें ना, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने की है। पहला, अगर बैलेंस बजट है तो जी इज इक्वल टू टी, लेकिन डेफिसिट बजट पॉलिसी है तो जी इज ग्रेटर देन टी, और अगर सरप्लस बजट पॉलिसी है तो जी इज लेस देन टी। ये तीन चीजें याद रखनी है। और इसमें अगर डेफिसिट बजट है तो इंजेक्शन होगा, लेकिन अगर सरप्लस बजट है तो विड्रॉल होगा, बराबर। ये बात याद रखना। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। लास्ट वन, देखिए अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, आगे में अपने क्या देखा, सी प्लस एस इजिकल टू सी प्लस आई देखा था, यहाँ पे दो चीजें बढ़ गई, जहाँ सी प्लस एस है ना वहां पे अपने लिए दूसरा आया टी यूनिट एक्स, बराबर, सी प्लस एस प्लस टी आया, क्योंकि अब इनकम के तीन हिस्से बनेंगे, कंजम्पशन, सेविंग्स और सरकार ले जाएगी वो भी, यूनिट एक्स भी, लेकिन उसके सामने एक्सपेंडिचर तीन तरह के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बराबर ना? तो हम यहाँ पे ये देखेंगे आई प्लस जी इजिकल टू एस प्लस टी होगा, तो इसका मतलब इंजेक्शन और जी, आई एंड जी दोनों दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे, एस और टी से इक्वल हो जाएंगे। अब ये फोर सेक्टर मॉडल है, ये नेक्स्ट टाइम